समा इतने अच्छे वेल रिच परिवार से आके आतंकवादी क्यों बना, ये इस पर भी आंसर देते हुए चले जाइए। उसामा अपने माँ का अकेला ही था, जिसको इसको फादर ने अपने अकाउंटेंट से शादी कराई ना, खुद तलाक दिया और अकाउंटेंट ने फिर मैरिज किया उसामा। तो इसका बायोलॉजिकल फादर अकाउंटेंट है, लेकिन एक्चुअली इसके माँ का हस्बैंड इसका वो इंजीनियर फादर था। वो वाज किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। आपके पास इतनी कहानियां है ना कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा आपको कहाँ पॉज करके किसकी डिटेल में। किंगडम का सबसे ट्रस्टेड इंजीनियर, जिसने कि मक्का मदीना की मस्जिद का जीर्णोद्धार किया, और अल अक्सा मस्जिद जो कि जेरूसलम में आज के तारीख में एक बोन ऑफ डिस्कार्ड है, बोन ऑफ डस्ट, वो भी उसके फादर का ही रिपेयर किया होगा। वर्ल्ड का बिगेस्ट कैटरपिलर बुलडोजर का सप्लाई ऑर्डर उसको फादर देता था। इतना बड़ा आदमी बना वो। यमन से ऊंटों पे लाद के चला था, भूखमरी अकाल के टाइम में अपने बाप बच्चों और बीवियों का लश्कर ऊंटों पे लेके, एंड ही केम टू सऊदी अरबिया। उसके बाद ही उसका बेटा उसामा बिन लादेन, जो कि उसकी एक पत्नी जो थी, उस पत्नी से पैदा हुआ ये अकेला। और जब टूर करके लौटता था तो हर टूर में 2-4 बीवियों का नंबर आता था मिलने का। आई थिंक ही हैड 25-26 वाइफ्स, या ज्यादा ही होंगी। तो एक टूर में एक दिन के लिए आया तो सारी बीवियों से कहाँ मिल पाएगा, कुछ से ऑफिस में मिल लिया, कुछ से हर्म में मिल लिया। तो उनमें से एक वाइफ को उसने तलाक देके अपने अकाउंटेंट से शादी कराई, उससे पैदा हुआ था उसमें। ऐसा है ये पूरी चीज, ये पूरी सिखलाई शुरू हुई इजिप्ट से। अल अजहर यूनिवर्सिटी कैरो, और दुनिया में इस अकीदे का 2 ही फिलोसफिकल सेंटर है, अल अजहर यूनिवर्सिटी कैरो और दूसरा देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। दोनों की ही फिलॉसफी एक है। इसीलिए आपको ध्यान होगा तालिबान जब विजिट किए दिल्ली, देवबंद गए। मौलाना मसूद अजहर जब फेक पोर्टुगीज पासपोर्ट पर इस्लामाबाद से ढाका उतरा और ढाका से मालदा बॉर्डर क्रॉस करके 1994 में इंडिया में आया, तो वो सबसे पहले देवबंद गया, जहां 8-9 दिन रहा। देवबंद से जाके वो लखनऊ गया, लखनऊ से अयोध्या गया, डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद को देखा, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद डिमोलिश हो चुकी थी। वहां से जम्मू गया, फिर अनंतनाग गया, और 3 टेरर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में समझौता करके एक नए आउटफिट को ऐलान करने के लिए गया था। तो 39th डे वो गिरफ्तार हो गया था अनंतनाग चौराहे पे BSF और आर्मी के जरिए 1994 में। वो मैं अलग से बताता हूँ। तो ये फिलॉसफी इनकी शुरू होती इजिप्ट से। जब आप इजिप्ट की मुस्लिम ब्रदरहुड की बात जब आप शुरू करते हैं, अलबन्ना, उसके अलावा ब्लाइंड शेख की जो हिस्ट्री है वो पढ़ने लायक हिस्ट्री है, कि उन्होंने वहां पर शरिया लॉ के अंदर लोग रिसर्च करने जाते हैं, इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर PhD करने जाते हैं। उसके बाद जितने इस्लामिक तौर तरीके हैं, इस पे लोगों का रिसर्च होता है। तो वो जो अल अजहर यूनिवर्सिटी है, दैट हैज बीन एपिसेंटर ऑफ मेनी ह्यूजली रेडिकलाइज्ड पीपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सर्जन थे, वो इंजीनियर थे। आप देखिए, मादी गांव के रहने वाला अयमान अल जवाहिरी ही वजह सर्जन, और उसकी कितनी टॉप फैमिली उसकी पूरी ब्यूरोक्रेट थी, बट ही वॉज द पर्सन who after leaving Egypt landed in Pakistan in Peshawar to fight against Russians. तो और अल अज़्ज़ाम, 3 कैरेक्टर्स, अज़्ज़ाम, उसामा एंड अल ज़वाहिरी, इन तीनों ने वर्ल्ड टेररिज्म का नक्शा बदल दिया। तो ये लोग वहां पर एक दूसरे से रेडिकलाइज हुए। रेडिकलाइजेशन में ये हुआ कि नहीं, टोटली शरिया लॉ लागू होगा, प्रोग्रेसिव रिजीम हमें पसंद नहीं है, जो उदारवादी अप्रोच है वो पसंद नहीं है, फ्रीडम इतना औरतों को मिलता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और वहां से निकले ये लोग रेडिकलाइज्ड होकर के, और आपके अनवर सादात पे जो अटैक हुआ इजिप्ट में, वो अटैक का तो इन्होंने ही प्लानिंग किया था। उस अटैक में मृत्युदंड मिला। तो ब्लाइंड शेख की हिस्ट्री है, आपको भी पढ़िएगा, और उसमें अलबन्ना और ब्लाइंड शेख ने बेसिकली मोटिवेट किया इन लोगों को। वो इतने तगड़े मोटिवेटर थे, और जेल से जब उसको फांसी के लिए निकाला गया तो दोनों हाथ में जंजीर पहन के वो ऐसे फांसी के तख्ते तक गया जैसे कोई नॉर्मल रिचुअल करने जा रहा हो।
इतने हाईली रेडिकलाइज्ड कि मैं तो एक कुर्बानी के पास पे जा रहा हूं, मैं इस्लाम को बचाने के लिए मैंने इतना बड़ा काम किया। तो जब इधर रशियन फोर्सेस ने ऑक्युपाई किया अफगानिस्तान को, तो ये एक प्रोपाउंड हुआ, पाकिस्तान ने बेसिकली ये चीज को प्रोपाउंड किया कि भाई इस्लाम खतरे में है, और उसमें सऊदी अरबिया भी उसका एक बहुत बड़ा लीडर बना, नेता बना। तो ओसामा बिन लादेन सबसे पहले अज़्ज़ाम आया पेशावर, पाकिस्तान में सबसे पहले वो लैंड किया। इट वॉज फॉलोड बाई ओसामा बिन लादेन, देन इट वॉज फॉलोड बाई अल ज़वाहिरी। ये तीनों जब आए तो इन्होंने एक इतना बड़ा एक चेंज लाए, सारे अरब्स को इन्होंने गार्नर किया। ओसामा बहुत रिच फैमिली का था, सऊदी अरब प्रिंसली ने भी उसको काफी पैसा इसमें डाला इन लोगों ने, और जितने बड़े बड़े लोग थे सबने इसको बहुत प्रॉपर फंडिंग की, यानी मनी बहुत ज्यादा अरब से आया। और अरब के फाइटर्स, सूडान है, यमन है, सीरिया है, साइड के जितनी उसकी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज से फाइटर आए, और वो फाइटर पेशावर आए, और उन फाइटर्स को फिर लॉन्च किया गया अफगानिस्तान के अंदर रूस के खिलाफ। और ये नारा दिया गया कि ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं, यानी जिसको क्रिश्चियन कह लीजिए, इन्होंने इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध छेड़ दिया है। उस समय धर्म युद्ध की बात हुई। अब यहाँ ये भी इंटरेस्टिंग बात आती है कि अगर इसके लिए आए तो इन्होंने अमेरिका को क्यों बाद में टारगेट किया? बेरोजगार हो गए थे। 9/11 हुआ उसके बाद हिस्ट्री में दुनिया का 2700 किलिंग 9/11 में। तो यहां से शुरू होती है अफगान की लड़ाई। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि ओसामा बिन लादेन एक बहुत अच्छे परिवार से आता था, परिवार से आता था, उसकी धार्मिक शिक्षा होती है, और उसको धर्म की शिक्षा में एक स्कोप नजर आता है कि मैं एक बिजनेसमैन से अच्छा एक पूरे देश का संचालक बन सकता हूं। अल्टीमेटली उसे अफगानिस्तान वो जगह भी दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं मैं अगर वो फेस बना जो अपने शरिया कानून से पूरे देश को चलाने में कामयाबी पाऊंगा, ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड थॉट रही होगी। क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस मिशन को लेकर आगे निकल रहे हो वो यही है कि हम इस्लाम के नाम पर आगे बढ़ेंगे, अफगानिस्तान के अंदर से रशिया को बाहर भगाएंगे एंड इस्लाम विल रूल द वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप आईसिस पे जाइए, आईसिस पे अबू बकर अल बगदादी, इराक पे जाइए, तो वो कहता है ना कि पैगंबर के हम एसेंड हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब की ही लेने से हम हैं, और वो खलीफा हुआ करते थे, अगला खलीफा मैं हूं, और मेरे बाद जो बाकी होंगे वो खलीफा होंगे आईसिस के। आईसिस की तो आइडियोलॉजी यही है। आज की तारीख में फिजिकली आईसिस का कोई मॉड्यूल है नहीं, सब ऑनलाइन है। आप खोलेंगे तो उनकी फिजिकल लीडरशिप कोई नहीं मिलेगा, बट उसका ऑनलाइन टोटल हायरार्की और मोटो अभी भी मौजूद है, जिससे कि लोग इंस्पायर्ड होते हैं। भारत के अंदर भी और इंडिया में भी अच्छे खासे मॉड्यूल आईसिस से इंस्पायर्ड हुए हैं, पकड़े गए हैं, कन्विक्शन भी हुआ है, जेल में भी हैं, और आईसिस सेल प्रॉपरली पुलिस के अंडर है आज की तारीख में, जो कि आईसिस आइडियोलॉजी को ही ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जो उनके आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हुए हैं। कानपुर और लखनऊ भी उसका सेंटर रहा है। तो कहने का मतलब है फाइनली उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड, शरिया जो है, गजवाए हिंद, इस्लामीकरण करना है हमको, जहां पर कोई सरकार नहीं होगी, कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई लोकसभा नहीं होगी, कोई राज्यसभा नहीं होगा, कोई एमपी नहीं होगा, कोई एमएलए नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगा, कोई मिलिट्री नहीं होगी, सिर्फ खलीफा का राज्य चलेगा। यह कॉन्सेप्ट लेके लोग आगे बढ़े थे। तो